हेलो स्टूडेंट्स। बेसिकली यह वीडियो मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने जेपैट का प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट किया है और स्पेशली फार्माकोलॉजी इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया है। तो फार्माकोलॉजी यह सब्जेक्ट जेपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेजर सब्जेक्ट है। 28 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में से आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते समय प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो फार्माकोलॉजी कब पढ़नी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और क्या क्या ऐसा डेटा है जो शॉर्ट नोट्स निकालते समय हमें नोट्स में एक्स्ट्रा करना है, इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो हमें फोकस करना होता है फार्माकोलॉजी पढ़ते समय, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। तो स्टार्ट करती है फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट से क्लासिफिकेशन, सेकंड है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिसीज, थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, फोर्थ है अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिफ्थ वन है साइड इफेक्ट, हाउ टू ट्रीट दैट साइड इफेक्ट, एंड लास्ट वन है इंटरैक्शंस। ये जो 6 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट्स में। तो इस हर एक पॉइंट को कैसे पढ़ना है मैं अब बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी पढ़ते समय याद होना, कंप्लीट याद होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको याद करने के लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। केडी त्रिपाठी सर का एक छोटा बुक मिलता है, उसको परस्यू कर लो। सेपरेट क्लासिफिकेशन का बुक है। अगर ये आपसे पॉसिबल नहीं है तो उसको प्रिंट आउट कर लो। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैंने भी एक ऐसी बुक से प्रिंट आउट कर लिया था, मेरे दोस्त से लेके। देखो इस तरीके से मैंने उसको प्रिंट आउट किया था और मैं इसको हर मॉर्निंग और इवनिंग आधा घंटा 1 घंटा एवरीडे पढ़ता था। जो भी पॉइंट मेरे को इम्पोर्टेंट, अगर फॉर एग्जांपल लोअर स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था तो मैं इसके सामने ऐसा एरो करके लिखता था। तो तुम लोग भी ऐसी प्रैक्टिस करो और ऐसा एक क्लासिफिकेशन की प्रिंट आउट कर लो। अगर आपको प्रिंट आउट अगर आपसे पॉसिबल नहीं है, अगर और बुक भी पॉसिबल नहीं है, तो एक सेपरेट नोटबुक बनाओ और उस नोटबुक में ऑल क्लासेस की लिख डालो और उसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट पॉइंट है पैथोफिजियोलॉजी। अगर आप किसी भी क्लासेस की अगर फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको उसकी पैथोफिजियोलॉजी नोन होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों है कि जब आप पैथोफिजियोलॉजी नोन हैं तो आपको इजी तरीके से क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटी इपिलेप्टिक ड्रग की फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको इपिलेप्सी क्या है ये नोन होना बहुत ज़रूरी है। तो इपिलेप्सी क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूरोनल फायरिंग। एक्स्ट्रा न्यूरोनल फायरिंग मीन्स ज़्यादा एक्साइटेशन होना। अगर इंडिविजुअल नॉर्मल है तो उस नॉर्मल इंडिविजुअल में दोनों चीज़ें, एक्साइटेशन और इनिबिशन, बैलेंस में होता है। मगर इपिलेप्टिक पेशेंट में क्या होता है? ज़्यादा एक्साइटेशन होता है। तो वो क्यों होता है? लीकेज ऑफ द सोडियम चैनल्स। जो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे सोडियम चैनल्स होते हैं उनका लीकेज हो जाता है और ज़्यादा सोडियम अंदर जाता है। ज़्यादा सोडियम अंदर जाने की वजह से ज़्यादा एक्साइटेशन होता है और फिर जो नॉर्मल मैकेनिज्म था एक्साइटेशन और इनिबिशन, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से फिट्स आते हैं, सीजर्स आते हैं। ये हो गया इपिलेप्सी। और अगर आपको इपिलेप्सी पता है तो फिर फार्माकोलॉजी में ऐसे ही ड्रग रहेंगे जो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं और गाबा को बढ़ाते हैं। तो देखो, आपको क्लासिफिकेशन भी याद हो गया और मैकेनिज्म में एक्शन भी याद हो गई। अनदर एग्जांपल बताता हूँ। एंटी पार्किंसन ड्रग की फार्माकोलॉजी। पार्किंसन डिसीज में क्या होता है? जो डोपामाइन होता है, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर, उसकी लेवल कम हो जाती है पाथवे में। कौन से पाथवे में? जो पाथवे कनेक्ट करता है सब्सटेंशिया नाइग्रा और स्ट्रियाटम को। इस पाथवे में जो न्यूरॉन आते हैं वो न्यूरॉन डिजनरेट हो जाते हैं और वो न्यूरॉन डिजनरेट होने की वजह से वो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस नहीं कर पाते। उसकी वजह से डोपामाइन की लेवल कम हो जाती है और पार्किंसन होता है। तो जब आप पार्किंसन की फार्माकोलॉजी देखोगे तो ड्रग भी ऐसे रहेंगे कि जो डोपामाइन की लेवल इंक्रीज करते हैं। तो देखो, आपको इपिलेप्सी और पार्किंसन की अगर पैथोफिजियोलॉजी नोन है तो फार्माकोलॉजी अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी जाती है। तो इस तरीके से आप पैथोफिजियोलॉजी कर लो। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर फॉर एग्जांपल अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 डिसीज आते हैं। फर्स्ट है कफ, सेकंड है सीओपीडी। इन दोनों डिसीज की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है और फिर ब्रोंको स्पाज्म होता है। तो ये क्यों होता है? जब एलर्जन इनहेलेशन होता है एलर्जन का, तो वह एलर्जन बॉडी में जाता है और बॉडी में ब्रोंकाई में 2 टाइप की सेल होती है। फर्स्ट होती है मास सेल, सेकंड होती है मसल सेल, स्मूथ मसल सेल। तो देखो,
ये जो एलर्जन जाता है, एलर्जन वो मास्ट सेल पे जाके बाइंड होता है और फिर मास्ट सेल इंफ्लामेटरी मीडिएटर मीन्स हिस्टामाइन को रिलीज कर देती है और वह हिस्टामाइन जाके कॉन्ट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल सेल को, ब्रोंकाई सेल को कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। तो फोर मैकेनिज्म है जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये हो गया हिस्टामाइन वाला फर्स्ट। सेकंड होता है जो ये मास्ट सेल है, उस मास्ट सेल की सेल वॉल में जो फॉस्फोलिपिड है, उस फॉस्फोलिपिड का कन्वर्जन एराचिडोनिक एसिड में होता है फॉस्फोलिपेज A2 एंजाइम से, और फिर यह एराचिडोनिक एसिड लॉक्स एंजाइम के साथ ल्यूकोट्राइंस फॉर्म करता है और कॉक्स एंजाइम के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म करता है, और यह ल्यूकोट्राइन जाके फिर स्मूथ मसल सेल पे ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पे बाइंड होता है और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये हो गए दो पाथवे। थर्ड पाथवे है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जाता है और एसिटाइलकोलिन M3 रिसेप्टर मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे को बाइंड होता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये थर्ड पाथवे है। एंड फोर्थ पाथवे है एडेनोसिन रिसेप्टर। एडेनोसिन रिसेप्टर भी कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये चार पाथवे ऐसे है, इनका स्टिमुलेशन होने से कॉन्ट्रैक्शन होता है। और अनादर एक मैकेनिज्म है B2 रिसेप्टर। अगर B2 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होता है तो डायलेशन होता है। तो तुम जब फार्माकोलॉजी देखोगे इस क्लास की रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इन उस क्लासेस में ऑल क्लासेस होंगी कि जो इन चार पाथवे को ब्लॉक करते हैं, और एक क्लास ऐसा होगा जो B2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। अगर इस तरीके से आप डायग्रामेटिक स्टडी करते हो तो आपको इजीली अंडरस्टैंड भी होगा मैकेनिज्म और आपको क्लासिफिकेशन भी याद रहेगा। तो कीमोथेरेपी पढ़ने के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कीमोथेरेपी पढ़ते समय देखिए, कीमोथेरेपी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरसेस, एंटी फंगल एंड एंटी कैंसर ड्रग्स आते हैं। तो कीमोथेरेपी पढ़ते समय तीन चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। उन सेल्स में कीमोथेरेपी पढ़ते समय क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स रोकना है। आपको उनकी जो इंटरनल साइकिल्स होती है वो स्टॉप करनी पड़ती है। वो ये फर्स्ट मैकेनिज्म है। और दूसरा जो है उनकी प्रोटेक्टिंग सिस्टम को आप डिस्टर्ब कर दो। और थर्ड है उनकी अटैचमेंट प्रिवेंट कर दो। ये तीन तरीके से आप उनकी ग्रोथ स्टॉप कर सकते हो। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने बैक्टीरिया की एक साइकिल यहाँ पे रखी है। बैक्टीरिया में क्या होता है, टेरेडिन और पाबा मिलकर डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड बनाते हैं, और यह डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड फिर ग्लूटामेट के साथ मिलकर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। और ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज एंजाइम की मदद हेल्प से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। और फिर यह टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड प्यूरिन बेसिस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और फिर प्यूरिन बेसिस बनने के बाद DNA सिंथेसिस होता है। तो ये एक साइकिल है, बैक्टीरिया के अंदर चलती है। अगर आप इस साइकिल को डिस्टर्ब करोगे या स्टॉप करोगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो इस पाथवे को स्टॉप करने के लिए देखो यहाँ पे सल्फोनामाइड्स काम करते हैं, और नीचे यहाँ पे डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनिबिटर है पायरेमिथामाइन। तो ये देखो आप इन दोनों ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गई। तो इस तरीके से आप कीमोथेरेपी को पढ़ो। नेक्स्ट बात आती है वायरसेस की। वायरसेस में क्या होता है, अगर वायरसेस में RNA जेनेटिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरसेस, तो वो RNA का कन्वर्जन प्रोवायरल DNA में करते हैं वाया एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम की हेल्प से वो कन्वर्जन करते हैं RNA का प्रोवायरल DNA में, और यह DNA न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन करता है, mRNA बनाता है, और फिर mRNA प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो प्रोटीन बनते हैं वो प्रोटीन कोट फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। और प्रोटीन कोट एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वायरसेस का। तो इस तरीके से अगर आप इस साइकिल को स्टॉप करते हैं तो वायरसेस किल हो जाएंगे। इंटरनल साइकिल्स का हो गया। अब बात आती है प्रोटेक्टिंग सिस्टम की। बैक्टीरिया में प्रोटेक्टिंग सिस्टम होती है सेल वॉल, वायरसेस में होती है प्रोटीन कोट। अगर आप इस प्रोटेक्टिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे तो बैक्टीरिया और वायरसेस किल हो जाएंगे। तो ये सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन और सिपारोस्पोरिन। तो कीमोथेरेपी में आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक फर्स्ट है उनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, और सेकंड है उनका क्लास क्या है और उनके साइड इफेक्ट्स क्या है। बस ये तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कीमोथेरेपी पढ़ते समय। और नेक्स्ट आता है उनकी अटैचमेंट्स। जो वायरसेस बैक्टीरिया होते हैं उनकी अटैचमेंट प्रिवेंट करो। अगर उनकी अटैचमेंट आप प्रिवेंट करते हो तो वो ज़्यादातर सेल को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जितनी कम सेल अफेक्ट होंगी उतना कम इन्फेक्शन होगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है इनप्यूवरटाइड, वो अटैचमेंट ऑफ वायरसेस प्रिवेंट करता है ह्यूमन सेल को। नेक्स्ट पॉइंट है अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने अमोक्सापाइन का एग्जांपल रखा है। अमोक्सापाइन बेसिकली एंटी डिप्रेशन ड्रग है, मगर एंटी डिप्रेशन साथ होने के साथ उसकी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो डी टू रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। और अगर डी टू रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो वो एंटी साइकोटिक करके भी एक्ट होता है। तो यह इसकी एडिशनल एक्शन है, इसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट जब आपको मिलते हैं तो उसको हाईलाइट करो और वो ध्यान में रखो। नेक्स्ट आता है साइड इफेक्ट्स। अगर आप साइड इफेक्ट्स पढ़ रहे हो तो साइड इफेक्ट्स पढ़ते समय उनको ट्रीट कैसे करते हैं ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल एंटी कैंसर ड्रग आप पढ़ रहे हो, और एंटी कैंसर में अल्काइलेटिंग एजेंट्स है साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड आइफॉस्फेमाइड, इनका एक साइड इफेक्ट है साइटिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, और उसको ट्रीट करने के लिए मेसना और एसिटाइल सिस्टीन यूज होते हैं। तो इस तरीके से आप साइड इफेक्ट्स को पढ़ो, मगर साइड इफेक्ट्स सिर्फ ऐसे पढ़ने हैं जिनके सामने लिखा है इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, इट इज़ अ मेजर साइड इफेक्ट और इट इज़ अ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, ऐसा दिया हुआ है। सिर्फ वैसे ही साइड इफेक्ट आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको जो ऐसे ही दिए हुए हैं उनको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट आता है, देखो अनदर एग्जांपल रखा है मैंने डॉक्सोरुबिसिन। डॉक्सोरुबिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कार्डियोटॉक्सिसिटी, और इस कार्डियोटॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम डेक्सराजोक्सेन देते हैं। एंटी कैंसर ड्रग है डॉक्सोरुबिसिन। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरैक्शंस। ओनली दोज इंटरैक्शन यू हैव टू रिमाइंड ड्यू टू विच द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज अबोलिशेस और इंक्रीजेस, और इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। तो ऐसे ही सिर्फ इंटरैक्शन आपको क्या करनी है, रिमेंबर करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने देखो यहाँ पे कुछ दो इंटरैक्शंस आपके सामने रखी है। फर्स्ट है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट अबोलिशेस द एक्टिविटी ऑफ द क्लोनिडीन। ये देखो यहाँ पे क्लोनिडीन की एक्शन कंप्लीटली अबोलिश हो जाती है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इंटरैक्शन जो है आपको रिमेंबर करनी है। और नेक्स्ट ये देखो डिगॉक्सिन और क्विनिडीन अगर हम साथ में देते हैं तो क्विनिडीन क्या करता है, जो टिश्यू बाइंडिंग होती है डिगॉक्सिन की, टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग उसको इनिबिट करता है और उसकी प्लाज्मा लेवल बढ़ाता है। और प्लाज्मा लेवल बढ़ने से डिगॉक्सिन की सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने इंटरैक्शन में। ज़्यादातर इंटरैक्शन ऐसे सिंपल सिंपल इंटरैक्शन आपको ध्यान में रखनी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं आगे आपको हर एक पॉइंट पे वीडियो बनाने वाला हूँ।